अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस डेलीगेशन कल संभल जाएगा। राहुल गांधी डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे और कल लखनऊ में डेलीगेशन को रोका गया था। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल राहुल गांधी संभल जाएंगे। इससे पहले कल भी कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन की तरफ से जब रोका गया तो वो बाहर प्रदर्शन करने लगे थे। अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का डेलीगेशन एक बार फिर से संभल जाएगा और इस बार अध्यक्षता खुद राहुल गांधी करेंगे। वहीं लोकसभा में आज अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश का जिम्मेदार वहां का प्रशासन है। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। राज्यसभा में आज एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। सदन में उन्होंने कहा कि संभल को छावनी में बदल दिया, संभल में गोलियां चली और पास के जिलों में वोट डालने से रोका गया। श्रीमान 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के विपक्ष के संभल जाने पर अड़े होने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर नाटक करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुष्टीकरण की दौड़ लगी हुई है। कौन कितना ज्यादा तुष्टीकरण का खेल खेल सकता है, इसके लिए दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कभी नाटक होता है समाजवादी पार्टी का कि जाएंगे, जानते हुए कि धारा 144 है और एक दिन के बाद एक भी घटना नहीं घटी है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा, फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर संभल जाकर वहां हिंसा भड़काना चाहते हैं ऐसा आरोप लगाया। बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक बार भी जुबान नहीं खुल रही है और ये संभल में जाकर के हिंसा फैलाना चाहते हैं। संभल की घटना वर्चस्व की लड़ाई की घटना हुई। कौन ज्यादा मुस्लिम का लीडर बने, अपने ही गोलियों से मरा और हत्यारा दूसरे को कह रहे हैं। हत्यारे ही तो हत्यारे को मार रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। इस बार तौकीर रजा ने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। मुरादाबाद में संभल हिंसा के पीड़ितों से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे
मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दे दिया। तौकीर रजा ने कहा है कि ये सभी याचिकाएं गैर कानूनी हैं और कोर्ट में इनका स्वीकार किया जाना गैर कानूनी है। रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कुछ और रहा होगा, और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिल जाएंगे। तो खुदाई करते रहो, पूरा देश खोद डालो। खोद डालने का कोई कानून मौजूद है और कानून ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने भी धार्मिक स्थल है 47 के बाद जो उनकी पोजीशन है वो रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और जितनी ये याचिकाएं आ रही हैं ये गैर कानूनी है, और जो एक्सेप्ट की जा रही है कोर्ट में ये भी गैर कानूनी है। तो कोर्ट अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती। बदायूं मस्जिद मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई और मुस्लिम पक्ष की बहस आज नहीं हो पाई है पूरी। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष अपने तर्क पेश कर रहा है। तो आपको बता दें कि जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष का दावा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 850 साल पहले भी यहां पर मस्जिद ही हुआ करती थी। अब ऐसे में ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अमेठी में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विवादित बयान दिया। बड़ा बयान सामने आया है। मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। दरअसल मंत्री रामकथा में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान मंच से उन्होंने ये नारा लगाया और लोगों से जयकारे लगवाए। मंत्री के साथ में उनके बेटे भी मंच पर दिखे। हिंदुस्तान में रहना मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के नारे पर सपा प्रवक्ता अशोक यादव का बयान आया। अशोक यादव ने कहा है कि बीजेपी में धार्मिक और उन्मादी नारे लगाने का कंपटीशन चल रहा है, इसी होड़ में सभी नेता लगे हुए हैं। भाजपा में धार्मिक और उन्मादी नारे लगाने की गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है और इस प्रतियोगिता में प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता शामिल हैं और उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि देश में दंगे फैलाना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाना और देश का ब्रेन वॉश करना। चूंकि मयंकेश्वर शरण सिंह जी एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो उनको तो नारा लगाना चाहिए कि देश में अगर रहना है तो जय संविधान कहना है। कैराना सांसद इकरा हसन कल रात में मृगांका सिंह के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इकरा हसन और मृगांका सिंह कैराना में एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में एक दूसरे के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होना चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे इकरा हसन काफी खुश भी नजर आए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मृगांका सिंह को इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने ही मात दी थी। बीएसपी सरकार में हुए चीनी मिल बिक्री घोटाले की सीबीआई जांच आखिरी मुकाम तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों में ही सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई सूत्रों की माने तो बीते दिनों वेब ग्रुप के संस्थापक पोंटी चड्ढा के बेटे मनमीत चड्ढा से सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने पूछताछ की थी और बीएसपी की सरकार में यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 21 चीनी मिलों को 2010-11 में बेचा गया था। इसमें से 10 मिलें चालू हालात में थी जबकि 11 बंद थी। कम कीमत पर मिलें बेचने के साथ ही सर्किल रेट और साथ ही स्टाम्प ड्यूटी की अनदेखी से भी सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। बसपा सरकार में हुए करीब 1100 करोड़ रुपए के चीनी मिल बिक्री घोटाले में सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने वेब ग्रुप के संस्थापक पोंटी चड्ढा के बेटे मनमीत से लखनऊ दफ्तर में पूछताछ की है। इस ग्रुप से जुड़े हुए कई लोगों से सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में एक पूर्व आईएएस समेत कई अफसरों के खिलाफ
अभियोजन की स्वीकृति भी शासन से मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिल पाई है। हालांकि सीबीआई ये जवाब कोर्ट में देगी। मायावती सरकार के दौरान 2010-11 में 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचा गया था, जिनमें से 10 चालू हालत में थी। सीएजी की रिपोर्ट में इसमें गड़बड़ी की बात कही गई थी। ये भी कहा गया था कि बेचने खरीदने में रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क में भी गड़बड़ी की गई है, जिसके चलते सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है। ये करीब 1100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है। वेब ग्रुप को 184 करोड़ रुपए में 4 चीनी मिलें बेची गई थीं। जब जांच शुरू हुई तो वेब ग्रुप ने सरकार को पेशकश की कि वो 1600 करोड़ रुपए में इन 4 चीनी मिलों को वापस कर सकता है। हालांकि इस पेशकश को ठुकरा दिया गया था। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। नोएडा से खबर है, जहां पर पुलिस ने किसानों को हटाया है। दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने हटाया है। पुलिस के हटाने पर किसानों का हंगामा भी रहा। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूद है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। किसानों को डिटेन किया गया है। सभी किसान यहां से बसों में भर के भेजे जा रहे हैं। फिलहाल ये किसान कहां जा रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन किसान कल यही दलित प्रेरणा स्थल पे इसी स्पॉट पर आपको बता दें कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद रात उन्होंने यही गेट नंबर 2 के अंदर गुजारी और अब यहाँ से किसानों को डिटेन किया जा रहा है। ये चौथी बस है जो यहाँ से जा रही है और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। किसानों को लगातार डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी और अफसर है, लगातार डिटेन किया जा रहा है किसानों को। ये चौथी बस है। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए थे, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था और किसानों ने रात में यहाँ अपना डेरा डाला था और उसके बाद अब यहाँ से किसानों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। ये बस है, अब इसमें महिलाओं को भरा जा रहा है और लगातार डिटेन किया जा रहा है। ताजमहल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जिसके बाद में टूरिज्म विभाग के पास में मेल से धमकी भेजी गई है। धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ ट्रैकिंग कर रही है। जांच पड़ताल में ताज सुरक्षा पुलिस भी जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ताजमहल के अंदर